अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज है सवाले का स्पेशल ईद एपिसोड। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। बहुत सारी खबरें जमा हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा आगे जो मुज़ाकरात की गुफ्तगू होती है वो किस तरह से 27 तारीख तक कोई चीज़ कॉन्क्रीट सामने नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ये भी पूछेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कैसी ईद है? अच्छा, अपोजिशन वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या हुकूमत वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे? चैलेंज वाली ईद ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जब चैलेंज ज़्यादा हो तो आप फिर आपके अंदर वो सलाहियतें निकलती है चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। तो ये बड़ी चैलेंजिंग हमारे चंद हफ्ते गुजरे हैं। जो घर पे मेरे अटैक हुआ, 2 दफ़ा अटैक किया, और फिर ये जो प्लान किया हुआ है अबडक्शन का, अरेस्ट का नहीं, अबडक्शन का, कि अगवा करके ले जाएं। अब तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस का ये हिसाब है कि पहले इंसान को पकड़ते हैं, ये जिस तरह अली अमीन हो गया, हसन न्याजी हो गया, फवाद चौधरी, पहले पकड़ते हैं और फिर वारंट दिखाते हैं, और फिर एक बेल लेते हैं तो फिर दूसरी कर देते हैं। तो सिर्फ हमारी इस वक्त पार्टी इस दौर से गुजर रही है जिधर किसी किस्म के हकूक नहीं है, विक्टिमाइजेशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो न्यूट्रल होती है वो सबसे ज़्यादा बायस्ड और ओपनली जुल्म कर रही है। तो एक बड़ी हमारी सारी पार्टी के लिए चैलेंजिंग ईद, तो ये हमारे लिए उस तरह की ईद नहीं गुजरी जो एंजॉय करने वाली ईद है। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ के जो अहम इशू सामने आ रहा है वो तो 14 मई के इलेक्शन का है ना, आपको वो होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए जी, हमारी तो पूरी तैयारी है। हम इनफैक्ट कल रात हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हमने तो तकरीबन टिकट्स दे दिए हैं, अपील्स के फेज में राइट नाउ। जो लोगों ने अपील्स की हुई हैं उनको हम अब प्रोसेस कर रहे हैं, 26 तक वो भी क्लियर कर देंगे। लेकिन हम तो पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी में हैं। लेकिन हो रहे हैं ये नहीं हो रहे? कोई तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी टिकट दे रही है, पीएमएल नहीं दे रही बाय द वे, तो क्या उनको कुछ ऐसी बात पता है जो आप लोगों को नहीं पता, वो टिकट नहीं दे रहे और वो तैयार नहीं? देखिए, पीएमएल का इलेक्शन से भागना तो मुझे समझ आ रहा है। वो इसलिए कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी क्रैश कर गई है। ये अब हलकों में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि इस वक्त कितनी नफरत है इनसे, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है। और अभी तो पंजाब का इलेक्शन है, तो पंजाब के लोगों में जब ये निकलेंगे तो इनको पता चलेगा कि लोग इनसे नफरत क्यों कर रहे हैं। देखिए, 1 साल पहले सिर्फ कीमतें देख लें, लेकिन आम आदमी को क्या चीज हिट करती है? सबसे ज्यादा हिट करती है उसको महंगाई, क्योंकि और खास तौर पे खाने की पीने की चीजें। तो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो एक आम आदमी चीजें इस्तेमाल करता है, वो अब फिगर है कि 47.2% पे पहुंच गई है, जो फिर से सारा रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। और वो महंगाई की चीजें जो आम लोगों को अफेक्ट करती है, खाने पीने की चीजें। अब अगर इस तरह की महंगाई है और ये 1 साल पहले पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है, तो एक बहुत बड़ा पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। इसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, इसकी वजह से ये हर कोशिश करेंगे किसी तरह इलेक्शन से निकले। और सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है 14 मई, तो हमने तो 14 मई से आगे नहीं इनको जाने देना, क्योंकि अगर इन्होंने कोई और, जिस तरह इन्होंने अटैक किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे, जो ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली, ये अगर ये समझते हैं कि अब ये प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह निकलेंगे, मैं अभी से ही अपनी सारी पार्टी को, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं। हम अब पब्लिक वो मूवमेंट कराएंगे पाकिस्तान में अपने आइन और अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं देखी होगी। लोग भूल जाएंगे लॉयर्स मूवमेंट। लेकिन लास्ट टाइम लॉयर्स मूवमेंट में खान साहब एका बहुत था, इतनी डिवाइडेड लॉयर कम्युनिटी, इतना डिवाइडेड इस वक्त जो पूरी अदलिया के अंदर तकसीम है, क्रैक्स नजर आ रहे हैं, तो कैसे लॉयर मूवमेंट की तरह की कैसे मूवमेंट चलेगी इस पर? देखिए मारिया, ये जो माफियाज होते हैं ना, ये ऑपरेट करते हैं डिवाइड एंड रूल। ये अंदर से तकसीम पैदा करते हैं, ये लोगों को खरीदते हैं या लोगों को डराते हैं। इनकी तारीख ये है, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, टेपें बनाई हुई हैं। वो मरियम बड़ी कहती है कि मैंने टेप्स बनाई हुई हैं। हर किस्म का ये माफिया स्टाइल है, ये पॉलिटिशियंस नहीं करते। टेलीफोन ऑडिट, वो उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन पब्लिक वो कर देते हैं। हालांकि मैं तो आज सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि मेरा 8 महीने से मेरा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये मैं एज प्राइम मिनिस्टर मेरी कॉल्स ये टेप करते थे और फिर रिलीज कर दे एज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ
जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। खान साहब, इस वक्त इशू ये है कि एक फुल कोर्ट की सबकी तरफ से ख्वाहिश थी, पीटीआई ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि फुल कोर्ट बना दें, लेकिन अदालत के सामने आपने इस्तदा नहीं की। अगर पीटीआई अदालत के सामने इस्तदा करती कि फुल कोर्ट बना दें, आपका वकील जाके कहता, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी से शायद बच जाते, बेहतर हो जाता ये, क्योंकि इशू आपका लेजिट है, कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी बन गई कि इशू साइडलाइन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जब फैसला आ गया, अब इसको इस बुनियाद के ऊपर आप कहें कि ये ठीक नहीं है, उसको क्वेश्चन करें क्योंकि फुल कोर्ट है या 3 बेंच है। कितनी दफा 3 बेंच या 5 बेंच ने फैसला किया है जिसके ऊपर लोगों ने एक्सेप्ट किया? कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। इशू ये सिर्फ एक है कि क्या आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं। यहां लॉयर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सारे पाकिस्तान के टॉप वकील बैठे हुए थे, सब क्रॉस पार्टी लाइंस। एक वकील ने कहा कि ये डिस्प्यूट कर ही कोई नहीं सकता कि असेंबली जब डिसॉल्व होती है उसके 90 डेज के बाद इलेक्शन हो। ये उस चीज के ऊपर स्मोक स्क्रीन डालने के लिए ये शुरू हो गए कि जी वो सो मोटो होना था या नहीं होना था। जब इनके लिए सो मोटो किया गया था, हमारी जब गवर्नमेंट गिराई गई थी तब भी तो सो मोटो एक्शन लिया गया था, तब भी तो 12 बजे अदालतें खुली थी, तब तो ये उन्होंने तारीफें की थी। इनकी जरा स्टेटमेंट्स देख ले। अब वही सुप्रीम कोर्ट, वही जजेस सो मोटो लेके 90 डेज इलेक्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन, जो इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता, उसको कंट्रोवर्शियल क्यों करें, इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए सारा मारिया इसके पीछे क्या है, बदनीयती। इलेक्शन से इनको खौफ आया हुआ है, डरे हुए हैं इलेक्शन हारने के, उससे भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करेंगे। इन्होंने असेंबली में जिस तरह की तकरीरें की हैं अदलिया के खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जब फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे एक बता दें कि मैंने कभी कोई तनकीद की हो सुप्रीम कोर्ट की। हमने 12 बजे के ऊपर हम अपसेट हुए थे कि रात को 12 बजे, लेकिन हमने कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जब उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गई सो मोटो पे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी आप लोगों ने ताखीर की थी, लेकिन अभी मुझे ये बताइए ना खान साहब कि इतना सारी जो कंट्रोवर्सी बकौल आपके भी और हम देख भी रहे हैं क्रिएट हो रही है, तो ये तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने, आपको कोई खौफ है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो शायद? इनका देखिए, इनकी तो सीधी इनका प्लान वाज़ेह है। प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को, ये जो लंदन प्लान मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ को श्योरिटी दिलवाई गई थी कि हम तहरीक इंसाफ को खत्म करेंगे। 145 केसेस मेरे ऊपर कर दिए हैं, सारे हमारे टॉप लीडरशिप के ऊपर केसेस किए हैं, लोगों को पकड़ के जेलों में डालते हैं, खौफ फैलाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो लंदन प्लान था, इसमें हमें कमजोर करना था, केसेस करने थे, हमें उलझा देना था अदालतों में, और इनके सारे केसेस, और इनको पूरी स्टेट मदद कर रही है। मरियम के जलसे जरा देखें, पूरी प्रोटोकॉल मिल रहा है, सारी पंजाब गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही है। कभी तो केयर टेकर को पूरा इस्तेमाल करें उनको जिताने के लिए, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिली हुई है, और हमें कमजोर करना है। और जब हम इतने कमजोर हो जाएंगे, अगर अक्टूबर तक हुए तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, अगर ना हुए इन्होंने आगे ले जाना इलेक्शन। और हो सकता है आपको नाहल भी करा दें, ये भी तो ऑन द कार्ड्स। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बननी है कि ना नवाज शरीफ होंगे ना इमरान खान साहब होंगे, फिर हो जाए इलेक्शन अक्टूबर में, फिर तो मे भी बेशक हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहां क्या है कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी जो अभी तक नहीं बता सका कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में किधर से आई, उसके और उसके बच्चों के, वो भी बच्चे भी भागे हुए हैं, ये भी भागा हुआ है, इनका मुंशी भी भागा हुआ था, उनकी भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, बता नहीं सकते, उनको उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि जी इमरान खान बताए कि उसको ये या तो दहशतगर्दी केसेस, अब फॉरेन फंडिंग केस है, वो खत्म हो गया केस। फॉरेन फंडिंग केस हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, उसके ऊपर हमें उन्होंने कहा कि नायल हो जाएगा। अब रह गया तोशा खाना का केस। मैं चाहता हूं इसकी ओपन हियरिंग हो पब्लिक के सामने, सारी अवाम को पता चले कि तोशा खाना में किसने लीगली काम किया, कि उन्होंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम ने गाड़ियां चोरी की है तोशा खाना से। सजा तो इनको होनी चाहिए, फंस खुद गए हैं। तो फंडिंग के अंदर भी ये फंसेंगे, जिस दिन इनकी बताएं कि इनकी पार्टी की फंडिंग के अंदर से आई है, तोशा खाना में भी फंसेंगे। ये इलेक्शन की जो बात करते हैं कि जी एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है ना, उस पर पीटीआई की क्या पोजीशन है? एक ही दिन होना चाहिए या होने दे तजर्बा भी? ये 2 अलग असेंबलियां हैं, उनके इलेक्शन होने दे, फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। देखिए मैंने मारिया, जब पहले तो जरा हिस्ट्री पे आ जाए
جیسی جیسی انہوں نے ریجیم چینج کی, جب ہمیں پتا چلا میں نے الیکشنز کال کر دیے. کیوں کیے؟ کیونکہ بجائے آپ آکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنائیں, آپ لوگوں کے ضمیر خریدیں, 25-25 کروڑ روپیہ دے کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں, بجائے وہ کرنے کے ایک الیکشن اناؤنس کریں, پبلک فیصلہ کر لے کس پارٹی کو وہ چاہتے ہیں. انہوں نے سو موٹو لے کے سپریم کورٹ نے اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا, ہم اپوزیشن میں چلے گئے. جب اکانومی گرنی شروع ہوئی تو میں نے یہ ایک ہی چیز کی کہ دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی, تو الیکشنز کال کریں. جب اکانومی گر رہی تھی تو انہوں نے, ہم نے جب ان سے, ہمیں کہتے کہ جی آپ ہماری وجہ سے اکانومی گر رہی ہے, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی ایک سٹرائک کال نہیں دی, کہیں ہم نے اکانومی کو نقصان نہیں پہنچایا, ہم نے تو جلسے ہی کیے. سر آپ قیمتیں فریز کر گئے تھے نا پیٹرول کی, وہ کہتے ہیں پھر وہ ڈیریل ہو گیا IMF پروگرام میں, دوبارہ منتیں کرنی پڑی, دوبارہ ان کو آن بورڈ لانا پڑا, وہ پھر آ کے ڈار صاحب نے پھر ناراض کر دیا, وہ منتیں ہی چل رہی ہیں ابھی تک, اس وقت کی منتیں چل رہی ہیں جو ڈیریل کر کے. دیکھیے میں ان کے جھوٹ کے اوپر ہر روز مجھے حیرت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں فریز کیوں کی تھی؟ کیونکہ ہم نے رشیا سے جا کے ڈیل کر لی تھی. ہم نے روس کے ساتھ بیٹھ کے, جس طرح ہندوستان کو 40% ڈسکاؤنٹ پہ پیٹرول مل رہا ہے, تیل مل رہا ہے, ہم اس سے, میں نے 3 گھنٹے کی پریزیڈنٹ پوٹن سے میٹنگ کی. میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملکوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے, یہ جو آپ کی کانفلکٹ ہے یوکرین کے ساتھ, تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, ہمارا تو غربت بڑھ جائے گی. اس نے اپنا منسٹر بھیجا پیٹرولیم کا, حماد اظہر کے ساتھ شام کو میٹنگ ہوئی, انہوں نے وہاں اگری کیا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری آپ کو کنسیشن میں پیٹرول دیں گے. ہم نے اس کے بیسس پہ فریز کر دی کہ جیسے ہمیں سستا تیل آئے گا تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا لیں گے. انہوں نے آ کے امریکہ کے ڈر کے انہوں نے آ کے اس کے پرسوں اب 1 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اب روس سے سستا تیل لے رہے ہیں, اور جبکہ تیل کی قیمت نیچے آ گئی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ایک دم سے سراج الحق صاحب آتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ آپ سے ملتے ہیں, پھر زرداری صاحب وہاں سے اپنے اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. کوئی رابطہ فارملی PDM کی قیادت کی طرف سے ہوا ہے PTI کی قیادت کے کسی بھی لیول پہ؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا. اسد کیسر صاحب سے بھی نہیں ہوا رابطہ؟ اسد کیسر تو میں نے اس کو دیا ہی نہیں یہ مینڈیٹ بات کرنے کا. میرا مینڈیٹ تھا شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی سے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا. اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ کہ جو میرا خوف ہے, کیونکہ یہ الیکشن, مجھے پتہ ہے ان کی نیت کیا, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مذاکرات کو استعمال کریں گے ڈیلے کرنے کے لیے. ہم اس چیز کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ 14 مئی سے آگے پنجاب کا الیکشن نہیں جائے گا, سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھا ہے. ان کو ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے جوائنٹ الیکشن کی تو ہم کر دیتے ہیں. تو میں نے جب کہا, ہم نے اپنی جب گورنمنٹس کرائی تھی وہ تب گرائی تھی, انہوں نے ان کے سارے لیڈرشپس آپ اپنے پروگرام پہ بھی دکھا سکتے ہیں, ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو اپنی گورنمنٹس کرا دیں. سارے ان کے مریم کا, یہ خاقان عباسی, ان کے مین جو 4-5 لیڈرز ہیں, سب نے سٹیٹمنٹس دی. باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ, باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی. اس کے بعد وہ جس طرح بچے نہیں ہوتے ہمارے زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے, وہ جب میچ ہارنے لگے نا تو وہ جو روندو ٹیم وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے. اب یہ وکٹیں اٹھا کے بھاگے, وہ ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ میچ کھیلنا چاہتے ہیں, وہ میچ سے بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ہے کہ یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم 14 مئی سے نکلیں اور اس کے بعد جا کے نا یہ پھر اکتوبر سے بھی آگے الیکشن. یہ کیا پروپوزل ہے کہ کچھ قومی اسمبلی کے انتخابات پہلے لے آئے, کچھ ویکس کچھ مہینے, یہ الیکشن جو صوبائی اسمبلی کے ان کو تھوڑا آگے کر لیں, کوئی کنسنسس ڈیٹ آ جائے, ون ٹائم پارلیمنٹ میں جا کے ایک آئینی ترمیم کر لیں کہ بھئی یہ ان یوزول حالات تھے تو ہمیں ابھی اس مرتبہ الیکشن ہم نے کیے ہیں آگے, لیکن آئندہ ایسے نہیں ہوگا, اور نکلا جائے اس صورتحال سے. لیکن کوئی پروپوزل تو دیں. اگر تو صرف یہ ڈیلے ہے ٹائم بائی کرنے کے لیے تو وہ تو ہم اڑے ہوئے 14 مئی پہ, ہم نے اسے نہیں آگے ہٹنا کیونکہ یہ ٹریپ ہے. جب آپ سپریم کورٹ اور 90 ڈیز اور کانسٹیٹیوشن سے باہر نکلتے ہیں پھر تو اکتوبر میں بھی کیوں کروائیں الیکشن؟ اکتوبر میں بھی پیسہ نہیں ہوگا, اکتوبر میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے, پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے 14 مئی سے آگے نہیں جانا. اگر یہ ہمیں کوئی پروپوزل دیتے ہیں جس کو سپریم کورٹ انڈورس کرے گا, ایسی پروپوزل ہو کہ جوائنٹ الیکشن ہو جائیں اور فوری ہو,
अच्छा फौरी से क्या मुराद है आपका? कि अभी करें, अभी करें। सारे तो ज्वाइंट नहीं हो सकते, अगर होंगी तो कोई ये थोड़े आगे जाएंगे, कोई पीछे से आएगा। देखे ना, अगर तो ये कहते हैं कि हम फौरी तौर पे अपनी गवर्नमेंट्स, फौरी का मतलब मई में अपनी गवर्नमेंट्स, ये सबसे आसान इलेक्शन करवाना है अपनी, आप नेशनल असेंबली में से रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो फौरी तौर पे एकदम फिर उसके बाद हो सकते हैं इलेक्शंस, जॉइंट इलेक्शंस हो सकते हैं जून जुलाई में। क्या हाँ, जुलाई में हो सकते हैं। अगर ये मई में अपनी गवर्नमेंट्स बुलाते हैं, फिर हम बैठ के तो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं तो ये तो फिर एक ट्रैप है। सो कोई शराइत भी रखी है आपने कि कोई केसेस खत्म करें और फिर हमारे लोगों को? हमारी शराइत, हमारी सबसे बड़ी शर्त ये है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इनका मुद्दत खत्म हो गई है, अब ये बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। 90 डेज के बाद इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको खत्म करके जेन्युइन केयर टेकर लेके आए। जेन्युइन का मतलब ये जो न्यूट्रल हो। ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट तो कोई, यानी इन्होंने सारे हमारे आइन का मजाक उड़ाया। आइन के अंदर केयर टेकर का कॉन्सेप्ट न्यूट्रल है। इन्होंने जो किया इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने, हमने तो इसके बाद इन सारों के ऊपर केसेस कर रहे हैं कि मेरे घर पर अटैक्स किए, जो ये किए, ये तो एक कभी, ये तो अगर उनकी भी गवर्नमेंट होती वो भी डरती है ऐसे काम करते हुए। ये जो केसेस वाली बात है, ऑब्वियसली जहां जहां लॉ जो है वो वायलेट हुआ है वहां पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो एक नया पैगाम पहुंचाया जा रहा है, आपने सुना होगा कि बदला लेंगे आप लोग वापस आके, और ये खौफ है। और वो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकातों में ये बात की भी जाती है कि पीटीआई वापस आई तो वो लिस्टें बना रहे हैं, वो सब लोगों के नाम उन्होंने लिख लिए हैं और ऐसे बदले लेंगे हमसे। मारिया देखें, बात सुने, देखिए दो किस्म की आप गवर्नमेंट्स बनाते हैं। एक गवर्नमेंट होती है ये जो नवाज शरीफ और जरदारी टाइप, ये इन्होंने हमेशा आके बदले लिए लोगों से। नवाज शरीफ तो इतना सा उसका ज़हन है, छोटे दिल का आदमी है, वो तो कभी किसी को माफ़ ही नहीं करता। उसने वैसे एक बड़ा फायदा करवाया पाकिस्तान का, जो बाजवा को उसने एक्सटेंशन नहीं दी। आप देना चाहते थे बाय द वे एक्सटेंशन बाजवा साहब को, ये तो मान ले सर, यहाँ पे फिर नवाज शरीफ का फैसला बेहतर। मैं अभी आपको बाजवा के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको कह दूं कि देखें वो जो छोटे ज़हन होते हैं ना, जो ज़ात के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, वो फिर ऐसी चीज़ें करते हैं कि अच्छा तुमने मुझे फलां साल में ये किया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए मेरा मकसद है पाकिस्तान। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मेरा सिर्फ एक इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो मैं 27 साल पहले लेके चला था, इंसाफ की तहरीक। उसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून के सामने सब एक बराबर। अगर पाकिस्तान को ठीक करना है, कानून के सामने सबको एक बराबर करना है, बदले नहीं लेना। मेरा मकसद है पाकिस्तान को इस दलदल में जो फंसा दिए, से निकलना कैसे निकलेगा? कौम बन के, कानून की बालादस्ती कायम करके। कानून की बालादस्ती ये नहीं कि मैं चुन चुन के किसी से बदले लूं। इन जो आईजीज ने किया है, इन्होंने इनके जो अपनी ओथ है, जो पुलिस के लॉज है, उसको वायलेट करके इन्होंने हरकत। मेरे घर पे हमला कैसे किया? जब मैं श्योरिटी बॉन्ड दे रहा हूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो आर्टिकल सेक्शन 75 है, वो वाजे करता है कि अगर मुझे अदालत में प्रोड्यूस करना था ना, तो मैं जब इनको श्योरिटी बॉन्ड दे रहा हूं कि मैं खुद ही अदालत में जा रहा हूं, ये अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इन्होंने जान के वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, मेरे 24 घंटा मेरे घर के ऊपर अटैक किया, या लोग जख्मी हुए, सब इलीगल था। अब ये मैं अपने लिए तो चले माफ कर दूं, मेरे घर में जो इन्होंने तोड़फोड़ किए, लेकिन मुझे ये बताएं, जो लोग जख्मी हुए, जिनको उठा के जेलों में डाला, जो जिले शाह का कत्ल हुआ, उसको मैं कैसे माफ कर सकता हूं? चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे वापस आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा। हमारे साथ रहिए। क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये मेरे बाल हैं। I love it. डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। ये दिन है खुशियों का, मुस्कुराहटों का, रंगों के निखरने का, रिश्तों के कनेक्शन मजबूत बनाने का, खुद सहारा बनने का। तो जुड़े रहो, क्योंकि हमारे लिए तुम्हारा हर दिन है खास। ईद मुबारक।
मसला यार क्या हो गया? अबे पानी मारना था, बर्फ नहीं। इतना ठंडा पानी। पानी है, बर्फ नहीं है। चक्कर। रैपर का कूलर है सर, ठंडे को रखे देर तक ठंडा। ठंड हो ना हो, ये ठंडा रखेगा। रैपर फ्रॉम द हाउस ऑफ फीलिंग स्टार। तारा ग्रुप का तारा 786 हाइब्रिड राइस सीड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार देने और क्वालिटी में नंबर 1 की पहचान। सिर्फ तारा 786। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। मोहब्बत एक आरज़ू से तेरे शहर के खाक में खाक भी हो जाए तो अब कोई गम नहीं। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी सरचानी टाउन 4K चौरंगी की प्राइम लोकेशन पर वाक़ई शानदार वसी शोरूम्स, कुशादा दुकानें। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए चाइना ग्रुप, फ्रंटलाइन मार्केटिंग। मसला यार। क्या हो गया? अबे पानी मारना था, बर्फ नहीं। इतना ठंडा पानी। पानी है, बर्फ नहीं है। चक्कर। रैपर का कूलर है सर, ठंडे को रखे देर तक ठंडा। ठंड हो ना हो, ये ठंडा रखेगा। रैपर फ्रॉम द हाउस ऑफ फीलिंग स्टार। गुलबर्ग इस्लामाबाद। कदम रखिए खुशियों की सरजमीन पर। याद रखिए ये ख्वाब नहीं है, ये है गुलबर्ग इस्लामाबाद। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। रौनकें तेरे दम से है, खुशियों की बरसात है मेरे मौला। हाशमी, खुशियों भरी ईद मुबारक। मेरी और फिनिक्स बैटरी बनाने वालों की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। मेरी और फिनिक्स बैटरीज बनाने वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस क्रिकेट सीजन लगाओ अपनी जैज की सिम, करो मैक्सिमम रिचार्ज, देखो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज लगातार और जीतो पीसीबी की तरफ से एक शानदार कार। हर साल की तरह इस साल भी हमने ईदी बना दी है ईदी पैसा। तो बस ईदी पैसा खोलें, ईदी पे टैप करें और फिर अपनी मर्जी का मैसेज लिख के भेज दें किसी को भी ईदी पैसा। पाकिस्तान की नंबर 1 पेमेंट्स ऐप से ईदी पैसा इजी है। रबड़ी फालूदा हो या स्ट्रॉबेरी फालूदा, इतना मजे का कि बड़े भी बच्चे बन जाएं। लजीजा फालूदा मिक्स, मीठी है इसकी दोस्ती। केक टाइम। हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, तो जरासीम नहीं जाएंगे। धोते जाओ धोते, हाँ? धोते जाओ धोते जाओ। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? ट्राई लाइफ बॉय हैंड वॉश। लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। Sparks, my style statement. Sparks. चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी सरचानी टाउन 4K चौरंगी की प्राइम लोकेशन पर वाक़ई शानदार वसी शोरूम्स, कुशादा दुकानें। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए चाइना ग्रुप, फ्रंटलाइन मार्केटिंग। लेमन मैक्स लॉन्ग बार चिकनाई पे करे बात, बर्तन चमके चमचमा चमचम। लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चमचमा चमचम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले पूरे महीने चमचमा चमचम। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। तमाम अहले वतन को यमी आइसक्रीम की जानिब से ईद मुबारक। क्योंकि ये खुशियां ही तो हैं हमारी असल ईद। हाशमी, खुशियों भरी ईद मुबारक। ईद की खुशियां तभी जामे शीरी से सजी। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी सरचानी टाउन 4K चौरंगी की प्राइम लोकेशन पर वाक़ई शानदार वसी शोरूम्स, कुशादा दुकानें। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए चाइना ग्रुप, फ्रंटलाइन मार्केटिंग।
रॉयल रूम कूलर, पावरफुल एयर थ्रो एयर फ्रेशनर के साथ। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। आज ईद है, मतलब हम सबकी फेवरेट छुट्टी है। आज दिल में छुपे हर गिले शिकवे की छुट्टी है और पुरानी यादें ताजा करने का मौका है। वो रिश्ते जो हमसे दूर हैं पर दिल के बहुत पास, उन पुराने रिश्तों को याद करके कांटेक्ट करने वाली छुट्टी है। जब जैज़ सुपर 4G पास है और मौका भी खास है, तो सभी दोस्तों से कनेक्ट करके करनी दिल की बात है। आएं, इस ईद को सुपर स्पेशल बनाते हैं, पुरानी शिकायतें मिटाते हैं और नए जुनून के साथ ईद मनाते हैं विद जैज़ सुपर 4G। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलिंस एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक, 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलिंस रिलायबल है। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। अगर आपने कहा कि इसमें कानून की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो चीज़ें माफ़ नहीं होंगी, लेकिन खौफ कुछ और है। खौफ ये भी है कि जब आप कमिटमेंट देंगे तो उसमें फिर गारंटीज़ कहाँ से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको आगे जो है वो फॉलो भी करे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी 25 मई को शहबाज साहब देने वाले थे इस्तीफा, आप लॉन्ग मार्च लेकर आगे, पहले गुफ्तगू हो गई, बात तय हो गई, फिर शहबाज साहब ने तकरीर भी तैयार कर ली हुई थी, आप लॉन्ग मार्च लेके आ गए, उसके बाद उन्होंने कहा। देखिए मारिया, मैं आपको बताऊं, जो मैंने झूठ सुने हैं ना अपनी जिंदगी में, एक तो 3.5 साल में जब मैं पावर में था, बाजवा ने जो मेरे से झूठ बोले, और जो उसके बाद मैंने झूठ सुने हैं, मैं कभी नहीं समझता था कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में लोग इस तरह झूठ बोलेंगे। देखिए 20 दिन पहले मैंने अनाउंस किया कि फर्स्ट मई को मैंने अनाउंस किया कि 20 मई को मैं अनाउंस करूंगा लॉन्ग मार्च। 20 दिन दिए। 20 दिन काफी नहीं थे कि अगर ये कोई नेगोशिएट करना चाहते थे, कोई डेट सेट करना चाहते थे, कुछ 20 दिन काफी नहीं थे। 20 दिन जब 20 मई आया, मुझे अभी भी याद है मुल्तान का जलसा था, फिर भी मैंने और टाइम दे दिया क्योंकि इन्होंने हमें कोई इंडिकेशन नहीं दिया। मैं 20 मई को मैं बनीगाला आने लगता हूं। मैं जब मुल्तान से फ्लाई करने लगता हूं तो मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि पुलिस मेरे घर पे उस दिन रात को छापा मारने, मुझे अरेस्ट करने आ रही थी। मैं उधर से सीधा पेशावर चला जाता हूं, रात को पुलिस पहुंच जाती है मेरे घर। सो बदनीयती की लिमिट देखें कि मैं इनको टाइम दे रहा हूं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे घर में छापा मारने के लिए। और उसके बाद तब जाके मैंने डेट दी, क्योंकि मुझे पता था ये संजीदा ही नहीं है, ये डेट ही नहीं देना चाहते इलेक्शन की। तब हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की थी। सर इतनी दफा बार बार आप जो हैं आप कहते हैं कि बात बस आपने आपसे झूठ बोला, फिर भी आखिरी महीनों में आप कह रहे थे दे दें एक्सटेंशन और फिर उनके ही नीचे के इलेक्शन हो जाए और फिर सब आगे बढ़े। Where was that coming from? मैं आपको बताता हूँ, कई झूठ तो जब रिवर्स इंजीनियरिंग की ना मैंने, जब एक तो वहां झूठ हम बोलते रहते थे बीच में, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट गिराई, असल में जो वो रात थी ना 12 बजे जब हमारी गवर्नमेंट गिरी, 9 की रात, उस दिन क्लियर होना शुरू हुआ कि सारा वक्त हमारे से झूठ बोलते आए। आपको पता है कि मैं 1 साल पहले, गवर्नमेंट गिरने से 1 साल पहले, मैं मिडल ईस्ट के सरबराह के साथ बैठा हुआ, शाह महमूद मेरे पास बैठा हुआ था। वो मिडल ईस्ट का सरबराह मुझे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि बाजवा तुम्हारे खिलाफ हो गया? 1 साल पहले। मैं हैरान, उसमें हम तो एक पेज पे हैं। उसने कहा नहीं, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है। मैं शाह महमूद की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहा है। हमने कहा हमारा तो बड़ा अच्छा रहा। उसने फिर कहा वो तुम्हारे साथ नहीं है। अब जब हम पीछे देखते हैं तो ये साल पहले से गेम शुरू की थी। फिर वो उनके नीचे इंतखाबात कैसे काबिल भरोसा होते थे? सुन तो लेना, मैं ये कह रहा हूं कि तब मैं बिलीव नहीं कर रहा था। अच्छा, जब हम पीछे देखते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद हम देखते हैं झूठ पे झूठ बोले गए हमारे से सारा वक्त। जब मैं पूछता था, मैंने एक दिन मैंने कहा आप शहबाज शरीफ को तो नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो
आईबी की तरफ से वो मुझे, जो आईबी का हेड था, वो मुझे टेक्स्ट भी नहीं करता था, वो आके खुद बताता था, क्योंकि उसको डर लगा हुआ था कि ये मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे कहता कि शहबाज को लाने की कोशिश करें, पूरे मुज़ाकरात, फादर इन लॉ बीच में पड़ा हुआ है, वो मोहम्मद, वो जो अहमद है उसको कसूर वाला, वो जाके गो बिटवीन बना हुआ है, अहमद खान, और बाद में पता चला डिक्की में भी शहबाज शरीफ पहुंच गया था वहां। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केस है FIA का, 8 अरब का इसका केस, वो पापड़ वालों का, वो जो फेक अकाउंट्स का। मैंने कहा तुम इसको सोच तो नहीं रहे वजीर आजम? हो सकता है शरीफ मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, वो ऐसे इतने सीधे मुंह से वो झूठ बोलता था। मैंने समझा ये नहीं, वाकई ये नहीं कह रहा। फिर मुझे जब चीजें पता चलती रही, हमारा जब कोई महीना पहले होगा, मैंने फिर इससे कहा, मैंने कहा मुझे अगर आप ये गवर्नमेंट गिराने लगे, आपको पता है इकोनॉमी किसी से संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि हमने बैलेंस कर रहे हैं, एक कमोडिटी सुपर साइकिल है, एनर्जी की कीमतें दुनिया में ऊपर चली गई है, ये बड़ा हम डेलिकेट बैलेंस कर रहे हैं अपनी सारी इकोनॉमी को। तो मैंने कहा किसी से संभाली नहीं जाएगी। शौकत तरीन को भेजा अगले दिन, इसके साथ बैठे बाजवा को समझाए कि ये अगर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन में कोई इकोनॉमी नहीं संभालेगा। और तब मैंने इसे कहा, मैंने कहा सुना आपको ये एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं, हम भी आपको एक्सटेंशन ऑफर कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ना गिराना इस टाइम पे। ये भी कहा आपने, लेकिन खान साहब उससे पहले जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, उससे 1 महीने पहले भी आपने कहा कि एक्सटेंशन दे के इलेक्शंस इन्हीं के नीचे हो जाएं और फिर हम आगे चले। ये आखिरी वक्त मैं आपको दो दफा ऑफर की। एक दफा तब की सीधे मुंह से, ओह मैंने तो पहली एक्सटेंशन बड़ी गलती लेने की, इतना बड़ा झूठ, पूरा प्रेशर डाल के इसने एक्सटेंशन दिलवाई है ना। वो उस वक्त 2 जनरल्स हमारे पास आए, मेरे सारे 4 मेन सीनियर्स को कन्विंस कर दिया कि इसको, मैं उनको कहता गया कि ये टाइम नहीं है एक्सटेंशन का, नहीं वो बड़ा जरूरी है। तो पहले तो ये कहना जी मैं तो चाहता ही नहीं था, पहला झूठ। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट गिर गई, मेरी जब आरिफ अलवी के साथ इससे मीटिंग हुई, मैंने इस फिर का इलेक्शन, हम इलेक्शन चाहते हैं, इस सिर्फ स्टेलमेट से निकलना है, क्या एक ही तरीका है। तो कहता हो वो फ्लड्स आ गए हैं, वो ये होगा वो होगा। अभी तक हमने कहा अगर फ्लड्स के दौरान अगर आगे भी चला जाता है और कंटिन्यूटी आप चाहते हैं, तो हम फ्लड्स के दौरान के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं इलेक्शन करवाने के लिए। ये दूसरी दफा था। इसके अलावा मैंने उसको एक्सटेंशन की बात नहीं की। पहली दफा क्योंकि मुझे ये पता चला कि शहबाज शरीफ ने इसको एक्सटेंशन ऑफर की हुई है, वो बाद में पता चला कि नवाज ने नहीं माना। इश्यू क्या था? इश्यू बड़ा सिंपल है। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन का प्लान किया हुआ था, वो अमेरिका में लॉबी करना शुरू कर दी थी उन्होंने कि अमेरिकन्स इसको, इनकी एक्सटेंशन को इंडोर्स करें। उसके लिए हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। कश्मीरियों को उनको कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान मोदी को बुला लेते हैं, कश्मीरियों को तो आपने खत्म कर दिया ना। लेकिन मेरा उससे आगे, मेरी रीडिंग में आपको बताता हूँ मारिया, जनरल बाजवा की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। उनकी हर इंसान का कोई नजरिया होता है। मैंने जो उनको रीड किया, उनका कोई नजरिया नहीं था। यानी हिंदू अगर कश्मीरी जाते हैं तो वो जाएं, अगर इस मुल्क में बड़े बड़े डाकू मुल्क को चोरी करके पैसा बाहर ले गए, अब इनको सारों को पता था, यही जनरल बाजवा को, यही ISI को पता था कि नवाज शरीफ और जरदारी ने कितना पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। मुझे प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं पिछली ISIs ने, इनको सारी डिटेल्स थी कि उन्होंने कितना पैसा चोरी किया, जो पब्लिक में नहीं आता। इनके पास और डिटेल्स है कि उन्होंने कितना पैसा चोरी किया। अच्छा। और इन लोगों को वो NRO देने के लिए तैयार हो गए। बात सिर्फ यह है कि अगर आपका कोई नजरिया, कोई मोरालिटी हो, कोई सेंस हो, तो आप कैसे इन चोरों को NRO दे सकते हैं? तो शहबाज शरीफ को इन्होंने बचाया, शहबाज शरीफ को तो कन्विक्ट होना था उससे, इन्होंने पूरी मदद की कि वो कन्विक्ट ना हो, वो लंबी लंबी डेट्स दिलवा दी उसको, एंड में उसको ऊपर बैठा दिया। तो अगर आप में ये सेंस ही नहीं है कि एक मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को आप NRO भी दे देंगे, कश्मीरियों को भी भेज देंगे, तो इसका मतलब आपका नजरिया तो कोई नहीं है। खान साहब, यहाँ एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो जो नई टिकट्स अवार्ड किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सूबाई इलेक्शंस के लिए, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हाय, आई एम ज़ारा। मैं आपकी एड एजेंसी ज्वाइन करना चाहती हूँ। उफ, हेयर फॉल। इफ आई डोंट लुक माय बेस्ट तो कैसे दूंगी अपना बेस्ट? पैंटीन, जिसमें है चावलों का पानी और प्रो विटामिन फॉर्मूला, जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिन में।
मेंटेन, बाल गिरे कम तो खुले ज्यादा। न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलेंस एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक, 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। जब ICS 888 हाइब्रिड राइस सीड से उगी फसल ज्यादा मुनाफा देगी तो किसान खुद बताते हैं। ICS 888 चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी सरचानी टाउन 4 जोरंगी की प्राइम लोकेशन पर वाक़ई शानदार वसी शोरूम्स, कुशादा दुकानें, बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए चाइना ग्रुप फ्रंटलाइन मार्केटिंग। ईद की खुशियां तभी जामे शीरी से सजी। जामे शीरी। मेरी और फिनिक्स बैटरी बनाने वालों की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। मेरी और फिनिक्स बैटरीज बनाने वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी 2, 3, 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कुशादा शोरूम्स और बैंक्वेट हॉल। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए चाइना ग्रुप फ्रंटलाइन मार्केटिंग। रौनके तेरे दम से है, खुशियों की बरसात है मेरे मौला। हाशमी, खुशियों भरी ईद मुबारक। अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मैंने पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। मुंजरों में दानों की तादाद ज्यादा है कि नहीं, दाने मोटे और वजनदार हैं कि नहीं, फसल खुद बताती है। ज्यादा झाड़ से किसान की जिंदगी में बहार है कि नहीं, किसान खुद बताते हैं। ICS 888 क्योंकि ये खुशियां ही तो हैं हमारी असल ईद। हाशमी, खुशियों भरी ईद मुबारक। गुलबर्ग इस्लामाबाद, एक मुकम्मल दुनिया, बारौनक और आबाद। खोलिए खुशकिस्मती का दरवाजा, राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ईद की खुशियां तभी जामे शीरी से सजी।
मेरी और फिनिक्स बैटरी बनाने वालों की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। मेरी और फिनिक्स बैटरीज बनाने वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी 2, 3, 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कुशादा शोरूम्स और बैंक्वेट हॉल। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए चाइना ग्रुप, फ्रंटलाइन मार्केटिंग। तारा ग्रुप का तारा 786 हाइब्रिड राइस सीड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार देने और क्वालिटी में नंबर 1 की पहचान सिर्फ तारा 786। चले पूरे महीने चमचमा चमचम। ईद की खुशियां तभी जब हो ये 100% खुलूस और मोहब्बत से भरी और 100% खालिस अरकियात से बने जामे शीरी से सजी जामे शीरी। Sparks, my style statement. ये कौन संभालेगा? अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे। रॉयल, साथ जिंदगी भर। वेलकम बैक जी। ईद का दूसरा दिन है और आज हमारा ये सवाल ये स्पेशल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के साथ। आखिरी 4-5 मिनट तो क्विकली में जो टिकट्स आपने अभी रिसेंटली दिए हैं उस हवाले से क्वेश्चंस जो हैं कुछ मेरे जहन में है। सबसे पहले तो ये कि आपने पिछले तजर्बे से सीख कर फिर इस मरतबा ना फवाद चौधरी को टिकट दिया, ना शाह महमूद कुरैशी को, ना हमाद अजहर को टिकट दिया। पिछली दफ़ा तो बहुत सारे कंटेंडर्स थे सीएम के। सो इस मरतबा मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी। आपने पहले ही कहा कि आप अलहदा, वफाक अलहदा, पंजाब अलहदा। नहीं ये बात नहीं है। शाह महमूद, हमाद और फवाद चौधरी मेरे मेन मिनिस्टर्स थे सेंटर में। अगर उन सारों ने इधर ही चला जाना प्रोविंस में तो सेंटर कौन चलाएगा? फवाद साहब का दिल तो टूटा है। उन्होंने टीवी पे बोला है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे दे देते टिकट। तो एस्पिरेशंस तो थी। ख्वाहिशों के ऊपर मुल्क नहीं चला करता। जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो मैं समझता हूं, क्योंकि लीडर इस वक्त मैं हूं, जब कोई और लीडर बनेगा तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करे। मेरे लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो असल में तो फेडरल गवर्नमेंट इंजन है मुल्क को चलाने के लिए। तो अगर मेरे मेन मिनिस्टर चले जाते हैं प्रोविंस में तो, और आपके जो फेडरल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 मिनिस्ट्रीज होती हैं जो की होती हैं, बाकी ऑल्सो रैन होते हैं। तो अगर की मिनिस्ट्रीज जाके प्रोविंस में चले जाए तो वो किसने चलाना है? सो कौन है आपका मेन रनर, फ्रंट रनर कौन है पंजाब की सीएमशिप का? ये अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। सर यूजुअली आप तो बेहतर समझते हैं जब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के आप एग्जांपल देते हैं तो वहाँ ऑलरेडी एक फेस होता है कि भाई ये हमारी टीम है, ये हमारा टीम लीडर होगा, ये पंजाब को लीड करेगा। आप एंड तक अनसर्टेनिटी नहीं, वो अनसर्टेनिटी की बात नहीं है। वो असल में हमारा जो लास्ट टाइम था, मैं पिछले एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ 2018 में 3 पंजाब के सेल्फ अपॉइंटेड सीएम्स कैंडिडेट्स बन गए। उन तीनों ने आपस में मैच डाल लिया और 2 ने बड़ा डैमेज किया हमें, क्योंकि वो शुरू हो गया पहले से कि हम जीत के तो हमने सीएम बनना है, तो वो अपने अपने लोगों को नवाजना शुरू हो गए क्योंकि एंड में वोट चाहिए होती है बनने के लिए। उसकी वजह से मुझे उस्मान बाजार को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि 3 ग्रुप जब हमारी गवर्नमेंट बनी पंजाब में तो 3 ग्रुप्स बन गए। वो एक ग्रुप कहता था कि अगर आपने उसका आदमी लिया तो हम नहीं उसको वोट देंगे, दूसरा कहता था। तो हम इसलिए एक कैंडिडेट लिया जो सबको बिनाइन था, यानी जिसको ऑब्जेक्ट कोई नहीं कर रहा था, इसलिए हम पास गए। इस बारी साहब तो वजीर आला के सीरियस कैंडिडेट हैं आगे? नहीं, इस बारी कोई भी जो भी कैंडिडेट है ना, मैं अभी अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा कि अभी मैच डाल जाएगा, खड्डा पड़ जाएगा। अभी से शुरू हो जाएगी गेम, जो मैं नहीं चाहता। और मैं इन तीनों को इसलिए नहीं किया कि इनमें एबिलिटी नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने की, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सेंटर में इनकी जरूरत है। सो अभी तो आपके पिछले 2 वज़ीर आला के साथ तजुर्बे थे ना, एक तो परवेज लाई साहब और उस्मान बुज़दार साहब। हु परफॉर्म बेटर? देखिए वो छोड़े, वो उसकी अब बात ना करें क्योंकि दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों की डिफरेंट सलाहियतें थी। लेकिन इंशाल्लाह देखें, कामयाबी का तो एक ही राज है, आप अपनी गलतियों से सीखें। तो मैंने अपनी गलतियों से जितना मैंने सीखा, मेरे ख्याल में कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि मैंने तो सफर किया ना, मैंने अपनी गलतियों की बड़ी भारी कीमत अदा की है, जिसमें सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैं हमेशा एक ट्रस्टिंग आदमी था। मैं लोगों को समझता था, अगर वो कुछ कहे तो मैं ट्रस्ट करता था। वो अगर अपने आप को साबित करे कि वो फिर उसका ट्रस्ट का
वो डिजर्व नहीं करता, फिर मैं उनको, लेकिन जो बाजवा ने मुझे मेरे से किया है, मैं इस नतीजे पे आया हूं कि प्राइम मिनिस्टर बन के आप कभी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीएम को तो आपको बड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। परवेज लाई साहब हैं, मुन्नस लाई साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, फिर सफ्तान खान साहब, बड़े कैंडिडेट्स हैं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे चूज करना। या सोच लिया, चलो इनाम बताएं, सोच लिया वैसे? मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, सोच लिया। मैंने अपनी सारी पुरानी गलतियों से सीख के तो मैं इंशाल्लाह एक ऐसा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करूंगा जो कि अब पंजाब को उस लेवल के ऊपर लेके जाए। क्योंकि वैसे बाय द वे उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है ना, क्योंकि ज्यादा तो उसका टाइम था वो, क्योंकि उस्मान बुज़दार पब्लिक में नहीं आते थे, क्योंकि उनकी ये एबिलिटी नहीं थी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की या अपनी अचीवमेंट्स को प्रोजेक्ट करने की, वो मीडिया शाय थे, उसकी वजह से वो चीजें प्रोजेक्ट नहीं हो सकी। आपकी अपनी पार्टी के अंदर लोग उन्हें कन्विंस थे उनकी सीएम? नहीं, हमारे आपका वोटर कन्विंस नहीं था, आप अनाउंस करके देखेंगे। मैं मारिया आपको बताता हूँ, हमारी दो प्रॉब्लम्स हो गई थी। एक तो हमारे लोग थे जो समझते थे उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, दूसरा एक जनरल बाजवा ने कॉन्स्टेंटली उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन चलाई। वो उस्मान बुज़दार को इसलिए नहीं हटाना चाहते थे कि वो समझते थे कि वो कोई वीक कैंडिडेट है या कुछ, वो इसलिए कि वो अलीम खान को बनाना चाहते थे। अलीम खान ने 5 कनाल का प्लॉट इनके फादर इन लॉ को एक घर बना के दिया था अपनी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में। उनकी जहां तक हमें पता है, उनका वो भी रियल एस्टेट में थे, इनके भी जो जानने वाले हैं वो सारे रियल एस्टेट में थे। मैं उनको समझाता रहा कि मैं उसको इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि एलडीए ने मुझे पूरी आके प्रेजेंटेशन दी इस्लामाबाद में कि इन्होंने इलीगल जमीनों के ऊपर इलीगली कब्जा कर लिया, जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, जो रिवर बेड के अंदर जमीन है, उन्होंने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दी। अब मैं इसको समझा रहा था, मैंने कई दफा बाजवा को बताया कि ये इशू है, लेकिन बाजवा साहब के सामने करप्शन इशू नहीं था कोई, तो वो मुझे बार बार कहे कि अलीम खान को, जब अलीम खान को फाइनली हमें जब चॉइस कोई नहीं थी बनाया तो परवेज लाई ने कहा मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता। अब जो आजाद उम्मीदवार हो पीटीआई के, नाराज हमेशा इलेक्शन से पहले फटा पड़ता है ना, जिनको टिकट नहीं मिलता वो कहते हैं आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, वो वोट काटते हैं, वोट तोड़ते हैं, फिर शायद दोबारा आपसे कहें कि सीटें जीत के ये भी कह सकते थे कि हमें दोबारा शामिल होना चाहेंगे। तो एक पॉलिटिकल साइकिल है, तो वो ये खदशा है आपका? देखिए इस बारी इंशाल्लाह जो पीटीआई का टिकट है ना उसको वोट पड़ेगी, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने रिकंसिलिएशन कमेटीज बनाई है कि जिनको टिकट ना मिले, अभी वैसे मैं अपील सुन रहा हूँ, मैं जो भी लोग समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए, हमने पूरी कमेटी बैठाई है, अभी भी मैं वो अपील्स ही सुन रहा हूँ सारी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा कि किसी से ज्यादती ना हो। लेकिन एक दफा आपने टिकट दे दिया, हम बाकियों को कहेंगे कि देखिए जब गवर्नमेंट आती है बड़ी जगह होती है आपको कहीं ना कहीं पोस्ट करने के लिए, बहुत होती है कि आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन जो अलहदा खड़ा होगा, एक दफा हमने पूरी तफ्तीश करके टिकट दे दिए, तो जो भी फिर खड़ा हो जाएगा उसको फिर हम पार्टी में नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए, ईद मुबारक। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के पावर प्ले के साथ अरशद शरीफ का सलाम। अरशद साहब की जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों का दोस्त के जैसे कोई दीवार खड़ी होगी। अरशद ने बैंड बनाने की भी कोशिश की थी, म्यूजिक बैंड। अक्सर हम बैठ के गुफ्तगू करते थे कि हमने एक दिन फिल्म बनानी। हम जो छेड़ते थे कि चॉकलेट एंकर है, वहीद मुराद ऑफ आवर इंडस्ट्री। He was the most quiet guy, yet the most expressive guy also. A thorough professional journalist, thorough human being, and a wonderful friend. देखिए दी रिपोर्टर्स ईद स्पेशल, ईद के तीसरे दिन शाम 7:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। ढोल बजाने का शौक कैसे पड़ा? ये इमरान अशरफ है, आप पप्पू सही समझ यार जेडी तुसी मेनू इंटरैक्ट जीवन लाई। कभी किसी को लड़की बन के कॉल की, मैं तो डेट पे भी बुला लिया सी उन्होंने। देखिए होशियारियां ईद स्पेशल, ईद के दूसरे दिन रात 10:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। China Great Wall Residency,
2, 3, 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कुशादा शोरूम्स और बैंक्वेट हॉल, चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए चाइना ग्रुप, फ्रंटलाइन मार्केटिंग। ईद की खुशियां तभी जब हो ये 100% खुलूस और मोहब्बत से भरी और 100% खालिस अरकियात से बने जामे शीरी से सजी जामे शीरी